बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंपलसरी प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, भारत ने एक दफ़ा फिर एलओसी पर जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। चरवा सेक्टर पर भारत की जानिब से फायरिंग की गई और पाकिस्तान ने इस मामले पर भारतीय हाई कमीशन के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और इस एहतजाज रिकॉर्ड कराने के हवाले से कहा है कि भारत की जानिब से जो ये फायरिंग की गई है ये मुल्क का अमन ख़राब करने की एक कोशिश है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो रिसेंट अंडरस्टैंडिंग है DGMOs के दरमियान उसको सबोताज करने की कोशिश की गई है। भारत आखिर ये फायरिंग क्यों कर रहा है? क्या भारत अपने दाखिली मामलात से जो है वो तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये फायरिंग मजीद बढ़ेगी? आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ NA-249 को डिस्कस करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का हुक्म दिया है। NA-249 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई थी। मिफ्ता इस्माइल ने यह दरखास्त दायर की थी और कहा था कि NA-249 में जो पोलिंग हुई है उसको रीकाउंट किया जाए और जो रीकाउंटिंग की दरखास्त है वो आज एक्सेप्ट कर ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और उसके नतीजे में 6 मई को जो है ये रीकाउंटिंग होगी। दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। उनके दरमियान जो है 683 वोट्स का गैप है दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। देखते हैं इस रीकाउंटिंग में जो है कुछ नतीजा निकलता है या नहीं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो ये रीकाउंटिंग की दरख्वास्त है ये मुस्लिम लीग नून एक चूँकि मौक़िफ़ अपना चुकी है कि इस ये जो रीपोलिंग ज़िमनी इंतखाब था इसमें धांधली हुई है, तो उसको किसी ना किसी तरह अपने बयानियों को सपोर्ट करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। पीपल्स पार्टी इसकी नफ़ी करती नज़र आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर भी डिस्कस करेंगे आज और महंगाई को लेकर भी डिस्कस करेंगे। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। मुसलसल तीसरा शो है आज जिसमें हम महंगाई का टॉपिक रख रहे हैं, लेकिन लोगों की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का जीना महाल हो रहा है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? ये महंगाई का जिन काबू में क्यों नहीं आ रहा? इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। PJ मीर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। आप भी आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेड साहब, क्या समझते हैं? हमारी रिसेंट अंडरस्टैंडिंग है DGMOs जो है मिले थे और इसके साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि सीज़ फायर पे जो है वो मुआहदे की पासदारी की जाएगी। अब इस मुआहदे की वायलेशन खुद भारत की जानिब से पहले की गई है, चरवा सेक्टर पे फायरिंग की गई है। क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में इसकी? देखें, ये एक बड़ी मुश्किल से आई थिंक बड़ी अच्छी मिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि सीज़फायर वायलेशन को रोक दिया जाए ताकि दोनों तरफ के हम तो बहुत इंटरेस्टेड थे इसलिए कि दोनों तरफ के कश्मीरी हैं, दोनों तरफ हमारे बहन भाई हैं, उनका नुकसान होता था। इंडियन अनप्रोवोक फायरिंग करते थे कश्मीरी, ये हमारी साइड पे भी नुकसान करते थे, उनकी प्रॉपर्टी को, जान को, माल को इसी तरीके से उनकी साइड पे भी होता था। वी आर टू वेरी सिलेक्टिव। बट आई थिंक इस वक्त जो इंडिया के हालात हैं कोविड-19 की वजह से, वहाँ पर नरेंद्र मोदी को और इनकी हुकूमत को लोग गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, मिस मैनेजमेंट कह रहे हैं, झूठ का पलंदा कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी, दुनिया को कहा कि हमने जो है वो कोविड-19 को डिफीट कर दिया है, इसको हमने शिकस्त दे दी है। लेकिन जो अब हालात हैं, जिस तरीके से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, तो ये हमेशा से इंडिया का ये बीजेपी का वतीरा रहा है कि जब भी ऐसे हालात होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हैं, इधर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। सेकंड, देखिए, फर्स्ट टाइम है कि इंडियन पब्लिक मुसलमानों की और पाकिस्तान की अवाम की तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है। सऊदी अरब ने एड दी है, उसको यूएई ने दिया और किसी मुल्क ने दिया। इनको देखते हुए मेरे ख्याल में हो सकता है कि अब उन्होंने ये सोचा हो कि अभी अवाम को फिर पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जाए, भड़काया जाए और उसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग शुरू कर दे। पाकिस्तान ने अभी बड़ा रिस्ट्रेन किया है। वी वांट के बॉर्डर शुड बी वेरी पीसफुल और जो चाहे बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है वो कामयाब हो और उसके बाद एक फॉर्मल तरीके से बात चल सके। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त इंडिया को इतने अंदरूनी हालात हो चुके हैं। ये चार का जो टोला है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, ये सब के सब आपको पता है कि ये हैं पाकिस्तान के दुश्मन।
इस वक्त इंडियन पब्लिक ओपिनियन है, ये उसकी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने कोशिश की है, लेट्स होप कि सेल्फ प्रिवेल और इंडिया इससे दोबारा सीज़फायर वायलेशन नहीं करता। नासिर साहब क्या समझते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, मिलिट्री की सतह पे दोनों जानिब से राब्ते थे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हमारी कि हम इसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे एलओसी तक, और दुनिया हैरान भी थी इस मामले पर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी पहल भारत की जानिब से हुई है। तो आप भी यही समझते हैं कि कोविड की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं क्या नासिर साहब, आप भी ये समझते हैं कि कोविड की वजह से ही भारत ने ये स्टेप लिया ताकि दाखिली मामलात से जो है वो तवज्जो आपकी आवाज़ है या मुझे आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊँगा। नासिर साहब को आवाज़ नहीं आ रही, उनसे राब्ता बहाल होता है तो हम नासिर साहब की जानिब जाते हैं। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कुछ ऑडियो का इशू है, उसके बाद हम फिर आपसे दोबारा आके यही चीज़ें हम अपने पैनलिस्ट के आगे रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत एलओसी पर जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है। नासिर बेग चुगताई साहब से मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी, अब हमारा रब्ता बहाल हो गया। नासिर साहब, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? आप भी ये समझते हैं कि दाखिली मामलात से तवज्जो हटाने के लिए भारत की जानिब से ये कोशिश की गई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी एक रिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप्ड हुई है और जिसको दुनिया ने बड़े हैरान होकर देखा भी, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने इस बात का इजहार भी किया कि हम ये जो रिलेशंस हैं ये पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? ब्रिगेडियर साहब ने बहुत सही बातें कर दी, इस पर इजाफा मुमकिन नहीं होगा। मैं इतना बता दूं कि मुझे अंदाज़ा ये होता है कि ये बीएसएफ वाले थे और बीएसएफ वाले अपनी कमांड के ऑर्डर के बगैर बॉर्डर पार नहीं कर सकते। बॉर्डर पार करके आए, 9530 पोस्ट है हमारी, वहाँ गए, वहाँ से अंदर आए और ट्रैक्टर लेकर आए, वहाँ हल चलाने लगे, ज़मीन पर काश्त करने के लिए इकदाम किए उन्होंने। तो चनाब रेंजर्स को ललकारा, फिर फायरिंग हुई, उन्होंने मोटर चलाए 60 मिलीमीटर के। तो ये सीरियस, बहुत सीरियस है और ये बग़ैर कमांड की मर्ज़ी के नामुमकिन है। कमांड का मतलब ये है कि कोर कमांडर उस इलाके का जो है उसकी मर्ज़ी से हुआ होगा और उसकी मर्ज़ी में यकीनन दिल्ली की मर्ज़ी शामिल होगी। मैं इसको कोई आइसोलेशन में नहीं ले रहा। मैं समझता ये हूँ कि हिंदुस्तान ने जानबूझकर हरकत की है ताकि मकबूजा कश्मीर में जो रोज़ाना 4 बच्चे शहीद कर रहा है वो घरों से निकाल के उससे हमारी तवज्जो हटाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, मोदी ने जो भयानक गलती की है लॉकडाउन हटाने की, वो भी एक मजहबी जुनूनी अंदाज था, क्योंकि उसका इंतखाब जितना था आसाम में और बंगाल में बहुत मार पड़ी है वहाँ उसको। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने उसकी कहते ना खटिया खड़ी कर दी है मार के, लेकिन वो काम नहीं आया। उसका असर ये हुआ कि 16 लाख अफराद ने कुंभ मेला और गंगा स्नान में हिस्सा लिया और 16 के 16 लाख अफराद कुरान लेकर पूरे मुल्क में फैल गए। इल्ज़ाम मुसलमानों पर आता था। एक बड़ा खूबसूरत जुमला मैं सुना दूँ आपको, इंडियन एंकर है, खातून एंकर, उसका कि आप तो कहते हैं कि तबलीग की जमात वाले हैं, पाकिस्तान तो इतने नहीं भर रहे हैं जितने शमशान घाट भर रहे हैं। अब तो सड़कों पर लोग क्रियाक्रम कर रहे हैं, अब तो मोहल्लों में क्रियाक्रम हो रहा है, अब तो मजाते और लाशें छोड़ के लोग लोग हिंदुस्तान में जुनूनियों ने, फिरका परस्तों ने, जय माता कहने वालों ने, जय माता में मार पड़ी इनको बंगाल में, ये नोट कर लीजिएगा। मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा हूँ। जय माता सियासी नारा था जिसमें मार पड़ी और हारे वहाँ पर। ये तो ये हारेंगे, अगर इधर फिर आएंगे ये तो यार फिर हम तैयार बैठे हुए इधर, मसला नहीं है। हम चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं मोहब्बत से रहें, हम चाहते हैं जनूबी एशिया अमन का गहवारा हो, यहाँ कॉमर्स करें, इंडस्ट्री करें, आए जाएँ मिले। बड़े अच्छे लोगों मैं जाता हूँ, मैं 5-6 बार गया हूँ। मैं बड़ा वाघा से पैदल गया हूँ मैं इंडिया तक, और वहाँ से मैं जम्मू और कश्मीर तक, श्रीनगर तक गया हूँ मैं। बड़े अच्छे लोग, प्यारे लोग मिले मुझे बहुत।
चाहने वाले मिले मुझे। और लेकिन हुकूमतें जब आती हैं और जब ये हुकूमत आती है बीजेपी की हुकूमत, वाजपेयी साहब की, हमें बहुत परेशानी थी, लेकिन वाजपेयी साहब की जो कहते हैं कल्ब माहियत हुई वो कमाल की थी। नासिर मैंने बेग उससे साहब, पूछा अगर हम वाकयात को एनालाइज करें, जिस तरह से सीज फायर हुई है, जिस तरह से ऐलान किया गया, जिस पे पूरी दुनिया हैरान थी, उसके बाद फिर रीसेंट जो एंकर्स के साथ हैरान कोई नहीं था, इंटरेक्शन हुआ हैरान कोई नहीं। एंकर्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें हम देखते हैं कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से बाकायदा कहा भी गया। तो हमने इससे पहले एक जो वाक़या मैं कोट करना चाह रहा हूँ, वो था पाक इंडिया ट्रेड के हवाले से, जो काबीना से वापस हो गया। तो पूछा गया क्या इसकी वजह से कोई असर पड़ा है, तो डॉन में एक स्टोरी भी आई, फ़ाद हुसैन साहब ने की थी कि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बावसूख ज़राए ऐसे कहते हैं कि कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है, ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे, डायलॉग्स चलते रहेंगे। लेकिन क्या अब जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ये जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की, आप समझते हैं कि इसकी जानिब से जो मुज़ाकरात हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, वो तात्पुल का शिकार हो सकती है? देखिए, मैं अर्ज करूँ कि मेरे साथ बैठे हुए हैं पीजे मीर, बहुत जानते हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं। लेकिन भारतीय नीयत जो है ना, उसका पूरा मसला है। मसला नीति का नहीं है, मसला नीयत का है। उनकी नीयत खराब है यार। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम ये करना चाहते हैं, ये हो जाएगा। और उसे पूछा गया कि मकबूजा कश्मीर पे क्या होगा, तो उन्होंने कहा था 2-3 रोज में मसला हल हो जाएगा। 35 वाला, 35A वाला, उसमें पेशरफ्त होगी। वो भी नहीं हुई। वो एग्जैक्टली रोके ऐसे ही है, बैठे हुए, ऐसे वो ही है। रोके बैठे हुए, वो कुछ नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी जो वहाँ दमदमे बना रहे हैं, वो खंदकें बना रहे हैं, वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं, वो बन जाएं। जो मेरी इत्तला है, मुमकिन है गलत हो, जो मेरी इत्तला है। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, ये आगे चलती रहेगी? अगर इस तरह के वाकयात बढ़ने लगे तो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है बिल्कुल खत्म होती भी दिखाई दे रही है आपको? नहीं जी, बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा चलती है, ये खत्म नहीं होती है। बिकॉज देखें, बिल्कुल सही। ना इंडिया डिनाई कर सकते हैं, ना हम डिनाई कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के नेबर्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ आके बैठे, जिस तरह अभी नासिर साहब ने बात की है, ये इनकी नीयतें ही ठीक नहीं है। हमने ट्रैक 2 में बहुत इधर देखा है, ब्रसल्स के अंदर कश्मीर सेंटर्स पर हम इनको बुलाते थे, इनके जनरल्स भी आते थे, इनके ब्रिगेडियर्स भी आते थे, और हमने बड़ी बड़ी बातें की, हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस आते थे। लेकिन ये जेर जबर मीम शीम पे ये आके रुक जाते हैं, ये आपके साथ गेम करते हैं। नंबर 1, इनके पास ट्रैक 2 के अंदर अगर जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकली, इनके पास पावर ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये किस बेसिस पे, किस अथॉरिटी पे आके हमसे बात करेंगे? ये पहले तो अपनी कांग्रेस और अपने सेनेट और जो भी है इनके लोकसभा, वहां से अपनी अप्रूवल लेके आए ना। ये जब वहां से लेके आएंगे फिर हम कहेंगे कि भाई कोई इसके अंदर कोई माने खेज बात हो सकती है। ये वो इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये हमें लॉलीपॉप्स देते रहते हैं, हम लॉलीपॉप्स लेते रहते हैं। जिस तरह बेग साहब ने कहा, देखो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, अमन हमें चाहिए इसके अंदर। हम एग्रेसर नहीं है, ये एग्रेसर है, हम डिफेंस पे हैं। और ये हमेशा आपका एक मोडस ऑपरेंडी रहा है। बात आती है आगे क्या करना है। अभी जनरल साहब ने जो हमारे 30 जर्नलिस्ट को लेके आया, गुड एक्सरसाइज, बट इस एक्सरसाइज को आपने एक्सपैंड करना है, इंटरनेशनल मीडिया को आप अपने साथ रखें। देखें, हम पाकिस्तान के अंदर जाकर शोर कर लेंगे, ये हो गया, वो हो गया, फलान, नो, हमने इंटरनेशनल मीडिया पे जाके इसको काउंटर करना है इंडिया को, जो कि हमें डैमेज करता है। वो वॉशिंगटन में जाके करता है, उसकी लॉबी बड़ी तकड़ी है, उसकी लॉबी तकड़ी, लंदन के अंदर बड़ी तकड़ी है। हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके इनको काउंटर करना है। तो जब तक हम वहां नहीं करेंगे, घर के अंदर आप, मैं, हम सब बैठ के प्रोग्राम तो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली इसको सुन कौन रहा है? दैट इज व्हाट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो मैं समझता हूँ कि इस पर काफी काम करना है। और हमारे पास पहले जो मैं कहूँ कि कश्मीर सेंटर से हमने पेनी वाइज पाउंड फुलिश करके वो बंद कर दिए। आपने वॉशिंगटन बंद कर दिया, आपने लंदन बंद कर दिया, आपने ब्रसल्स बंद कर दिया, जहां आपके पास जब आप ट्रैक 2 और डिस्कोर्स करते थे, ये बेग साहब बताएंगे 40-42 तो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट आते थे हमारे अंदर वहां, हम उनके आगे बात करते थे। अब वो चीज रह नहीं गई है। तो मैं समझता हूँ अपने आप को रिवाइज करें। हम चुप हो जाते हैं जब वो करते हैं 35A या
कोई और आर्टिकल्स लेके आ जाते हैं, हम जंप मारना शुरू कर देते हैं। भाई व्हाई आर वी नॉट प्रोएक्टिव ऑल द टाइम? ये जरूरी है कि इंडिया कोई हरकत करे तो हम खड़े हो जाएं और हमारे कान खुल जाएं? मैं ये प्रोएक्टिव अप्रोच पे ब्रिगेड साहब से 24/7 जी करना चाहिए। इस प्रोएक्टिव अप्रोच वाली बात पे ब्रिगेड साहब से उनकी राय लेना चाहूँगा। क्या हमें 24/7 प्रोएक्टिव ही रहना है, या फिर मामलात उतार चढ़ाव का जिस तरह से शिकार होते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि कभी हम जो है बड़ा प्रोएक्टिवली उन्हें रिएक्ट कर रहे होते हैं और कभी हम बिल्कुल डाउन हुए हुए होते हैं? तो आप ये समझते हैं कि जिस तरह से पीजे मीर साहब ने बात की कि हमारी हमेशा से अप्रोच जो है प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ब्रिगेड साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, बिल्कुल बात ठीक है कि वी मस्ट हैव प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। देखें, इंडिया ने जो कुछ कश्मीर में किया है, अगर हम बैकडोर डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं तो क्या इंडिया ने कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स किए हैं क्रिएट के जिसकी वजह से हम कहें हम ठीक है आपसे बात कर रहे हैं? क्या इंडिया ने कश्मीर के हालात थोड़े से नॉर्मलाइज किए हैं, उनको रिलीफ दिया है, लॉकडाउन ख़त्म किया है, वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस करनी बंद किए हैं, उनके कारोबार तबाह कर रहे थे वो बंद किए, क्या उन्होंने कर दिए? क्या इंडिया ने कोई ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं जिससे हम ये कहें यस नाउ इज़ द राइट टाइम कि चलो जब बैक टू डिप्लोमेसी कर लेते हैं? किसी इंडिया की क्या चाल है और क्या उसकी प्लानिंग है? वो ये चाहता है कि स्टेटस यही कश्मीर का रहे और हम मुज़ाकरात शुरू करें। अगर हम मुज़ाकरात इस तरह शुरू करते हैं मीन्स कि हमने कश्मीर के एग्जिस्टिंग स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि बहुत हार्मफुल है। कश्मीरी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी दिल आज़ारी भी होगी, हम उनकी आवाज़ भी हैं। जब वो शहीद होते हैं हम अपने पाकिस्तान के झंडे में अपने लोगों को शहीद होते हैं उनको दफनाते हैं। ये अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ। व्हाट वी आर डूइंग? प्रैक्टिकल हम देखें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस पे आर्मी चीफ साहब ने तो कहा था कि हम पर तो कोई प्रेशर नहीं है, उन्होंने पहल की थी, मुज़ाकरात का कहा था, हमने सिविलियन गवर्नमेंट की इजाज़त से ये तमाम मामलात किए हैं और अंडरस्टैंडिंग भी ये हुई है। जी मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही हुई है ना। बात है कि गवर्नमेंट को कहना चाहिए था कि अगर आप इस वक्त देखें इंडिया आइसोलेट हो चुका है दुनिया में, इस रीजन में इंडिया इज आइसोलेटेड। आपके सामने नेपाल, भूटान जो छोटे छोटे मुल्क थे, कॉलोनीज थी, वो भी चाइना ने ले लिया। श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद आप ईरान ने भी छोड़ दिया। सिर्फ रीजन में अकेला खुद रह गया। ये उनको परेशानी है। पाकिस्तान को आइसोलेट करता खुद हो गया। उसके बाद FATF भी तलवार लटकनी शुरू हुई, जो उन्होंने हालात के मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके बाद बैंकों से अब जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स हैं। फिर ह्यूमन राइट्स वॉच टॉक्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, US रिलीजियस फ्रीडम जो रिपोर्ट्स हैं, वो हर चीज़ में इंडिया इज ऑन द फ्रंट फोर। इसलिए दे इंटेंशनली उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हाँ जी IM शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए था थोड़ा सा स्टैंड लें। देखें, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री एंड वी आर एन इस्लामिक एंड बिग बैटल हार्डेंड आर्मी। हमें कहीं ना कहीं एज ए न्यूक्लियर पावर, एज न्यूक्लियर कंट्री बिहेव करना चाहिए, जो हमने आज तक नहीं किया। एवरीबडी टेक अस फॉर ग्रांटेड कि पाकिस्तान को तो दबा लेंगे, जो उधर अमेरिका कहता है अफगानिस्तान के लिए मदद करो, इधर इंडिया कुछ भी पाकिस्तान को लिए ना, हम अमेरिकन को कह रहे हैं कि हमने आपके लिए कुछ किया, व्हाट इंडिया इज डूइंग फॉर अस, आर यू डूइंग एनीथिंग फॉर अस? बात ये कि यहाँ पर हमें इसके अलावा हमने कौन सी जो ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर कितनी दफ़ा यूरोपियन यूनियन गए हैं, कितनी दफ़ा वहाँ पर फ्रांस गए हैं, जहाँ से हमारे ताल्लुक पहले भी 2 दफ़ा वीटो किया, जर्मनी, फिर इंग्लैंड। जी ये एक कोविड की तो भी बात हुई है ना। तो ये चीज़ें हमने देखी। हमारी एम्बेसी ने क्या काम किया है, हमारी कश्मीर कमेटी ने क्या काम किया, क्या एजेंडा लेके दुनिया में गई है, फिर हमने कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग उनके साथ डाले हैं कश्मीर कमेटी में, जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दुनिया को बता सकें कश्मीर है क्या मसला। व्हाट इंडिया इज डूइंग? वी हैव डन नथिंग। सिर्फ पाकिस्तान में जो हम बात करते हैं ये पाकिस्तान में ही रहती है, या यहाँ के सफीर जो होते होंगे दूसरे मुल्कों के, वो थोड़ी देर अपनी एक इवेंट डाल देते होंगे। बिल्कुल These are the things we need to go and do and project Pakistan image। ये जरूरी हमें करने के लिए। इसलिए अभी देख ले यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ क्या किया है ब्लास्फेमी के ऊपर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे जाना, मुस्लिम दुनिया को छोड़ दें, दे आर नॉट कंसर्न। कौन सा मुस्लिम वाले को बोला इसको ब्लास्फेमी? कोई नहीं, किसी ने बात की है। सो ये आप अपने तौर पर खड़े हों, अपना अपने को मनवाएं और फिर उसको लेके चलें, बताएं दुनिया को। आई थिंक जो हमारे साथ इन 9 ममालिक हैं लाइक माइंडेड, उनको लें और मूव फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक। ये इस वक्त इंडिया बड़ी खतरनाक चाल चल रहा है, वी आर फॉलिंग प्रे टू।
नासिर साहब, ये लॉबिंग तो हुकूमत ने करनी है, दफ्तर खारजा का काम है, तो हम क्यों जब भी कश्मीर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में किसी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, जब भी हम यूरोपीय पार्लियामेंट में किसी करारदाद की बात करते हैं, तो हम अक्सर शोज़ में अपने ये डिस्कस कर रहे होते हैं जी हमारी लॉबिंग वीक है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर ये अगर नुक्ता हुकूमत के पास भी है, हुकूमत को भी इस चीज़ पे पता है, तो इस पर वर्कआउट क्यों नहीं किया जाता? सर मैं एक बहुत हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, मुझे माफ़ी दीजिए, हमारा दफ्तर खारजा और वज़ीर खारजा दोनों को पता ही नहीं कि खारजा पॉलिसी क्या है और एरिया की डायनामिक्स क्या है। पहले कहते रहे मोदी आएगा मसला कश्मीर हल हो जाएगा। ये असेसमेंट, ये एनालिसिस किसने उनको दिया था? उसका मुझे नाम बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर उन्होंने कहा कोरोना आ गया मसला हल हो जाएगा, हम ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। चलें छोड़ इन बातों को। बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि हमने 5 अगस्त के बाद क्या मूवमेंट की, हम कहाँ गए? क्या हम P5 के पास गए? हम नहीं गए। क्या हम इस्लामी ममालिक के पास गए? हम नहीं, बल्कि हमने इस्लामी कॉन्फ्रेंस को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश किया, जो भी किया उसका नतीजा भुगता हमने, इतना खौफनाक भुगता कि हम पसपा इख्तियार किया वहाँ से। हमने अपना मलेशिया गए, न तुर्की गए हम, क्योंकि हम टीवी चैनल भी ला रहे थे, एक पैरेलल मीटिंग भी कर रहे थे, जो बड़ी हिमाकत की बात। फिर मैं ताज़ा तरीन बात करूँ, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, कि आपके को पता था यार, तमाम सहाफ़ियों को पता था कि यूरोपीय यूनियन में एक रेजोल्यूशन आ रहा है, पता था कि यूरोपीय यूनियन में रेजोल्यूशन प्रेजेंट हो गया, पता था यूरोपीय यूनियन में डिबेट शुरू हो गई, पता था यूरोपीय यूनियन में रायशुमारी शुरू हो गई, पता था कि पाकिस्तान को सिर्फ 3 वोट मिले। उसके बाद क्या किया आपने? इस दौरान क्या किया आपने? क्या लॉबिंग की वहाँ पर आपने? बताया ना पीजे मीर ने कि ब्रसेल सेंटर बंद हो गया। वो सबसे डायनामिक, ऐसा मतलब एक्टिव सेंटर था, मुझे कई बार वहाँ से इन्विटेशन आए कि वो बहुत काम करता था, बहुत तगड़ा काम करता था। वो बंद हो गया। इसी तरह वाशिंगटन में बंद हो गया। तो हम तो अपनी चीज़ें बंद करते चले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं हम बंद कहाँ हो रहे हैं। इस यूरोपीय यूनियन के मामले में अगर हम प्रीएम्प्ट करते, हम जाते, हम उनकी बात तो सुनते ना। वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो कहते हैं गुमशुदा अफराद, वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स, वो कहते हैं मावरा अदालत कत्ल, इसके खिलाफ कानून साजी करें, तो भाई कर लेते आप। आपने नहीं की, बोले रेजोल्यूशन, और उसके बाद चंद घंटों में आपने मंजूर कर लिया कि ये कानून हम पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में। क्या क्या पॉलिसी है आपकी? क्या अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स इंटरनेशनल? मैं समझता हूँ कि IR का एक मामूली तालिब इल्म बच्चा बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है कि क्या डायनेमिक्स है, क्या हो रहा है यूरोप में। अब अगर यूरोप आपके खिलाफ हो जाता है तो आप कहाँ खड़े हैं? कहाँ GPS प्लस $3 करोड़ का नुकसान, खरा नुकसान। ठीक, नासिर साहब बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। फॉरेन पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पर जाने, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे NA 249, उसमें रीकाउंटिंग का जो हुक्म दिया आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यह फैसला आया, इसको किस तरह से हमारे एनालिस्ट देखते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 249 में रीकाउंटिंग का हुक्म दे दिया है। वोटों की 683 वोटों का डिफरेंस है पीपल्स पार्टी और PMLN के कैंडिडेट में। विल इट मेक डिफरेंस कि रीकाउंटिंग अगर होती है तो कोई अपसेट हो सकता है? यानी पॉसिबली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने एनालिस्ट से जानते हैं। पीजे मीर साहब, क्या मुस्लिम लीग नून ने महज इसलिए ये तमाम चीज़ें उठाई हैं कि वो अपने बयानिए को सच साबित कर सकें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस ज़िमनी इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी को सिलेक्ट किया गया है? देखिए, बयानी की बात नहीं है। जिस तरह हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक हम दोनों का कितना मिसट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। इस चीज़ को आप डोमेस्टिक लेवल पे लेके आ जाओ, हर पार्टी को एक आप कह लो कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जो आप रिकाउंट करवा रहे हैं, अगर तो इसके अंदर लेट्स पुट इट दिस वे
कि PMLN के अगर वोट्स हैं और आप कह लो कि वो जीत रहे थे, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को चेंज करो, बिकॉज इट इज़ इनकॉम्पिटेंसी ऑन द इलेक्शन कमीशन पार्ट। अगर नहीं है तो वह बात वही आ जाती है कि जो हम 1970 से देखते आ रहे हैं कि इलेक्शंस ठीक नहीं है, फेयर नहीं है, यहाँ धांधली होगी, वहाँ धांधली होगी। ये हमारा नेचुरल SOP है हर इलेक्शन के बाद और आप कह लो कि बाय इलेक्शंस के बाद। सो ये बेसिकली क्वेश्चन जो उठता है, ये आज का इलेक्शन अगर जीते हारे, दैट इज़ नॉट द इशू। द इशू इज़ कि आपका इलेक्शन कमीशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तकड़ा क्यों नहीं है। इट इज़ वाई इज़ इट नॉट अप टू द टाइम्स कि आपके ऊपर तनकीद ना आए। देखो ना, जो डस्का के अंदर जो हुआ है उसके अंदर सारों की टेलीफोन कॉल्स बंद हो गए। किसी ने सोचा था कि भाई आप पहले SOPs कर दो कि आपके फ़ोन्स जो भी मुतलका लोग हैं कि आपकी रेड लाइन और हॉट लाइन बिल्कुल वो तैयार होगी। किसी ने को कहा नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने कन्फ्यूजन क्रिएट करा दी। सो इसके अंदर हमने अपने मोडालिटीज़ ठीक करने हैं। ये नहीं कि आज ये 249 में कौन हो गया या 130 में कौन हो गया। नो, दैट इज़ नॉट द इशू। द इशू इज़ आगे भी इलेक्शंस होने हैं, आगे भी हमने, आप देख लो कि गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी। सो मोडालिटी को ठीक करना है, अपने मोडस ऑपरेंडी को ठीक करना है, तब हम बैठेंगे। लेकिन पीजे मीर साहब, ये अगर इस इंतखाबी इस्लाहात की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, उस पर भी मुस्लिम लीग नून नहीं रजामंद। देखें, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अनफॉर्चुनेटली PMLN जो कि एक बहुत बड़ी जमात, लेकिन जो स्टांस उन्होंने ले लिया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट और दिस नॉट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, इट डजंट वर्क। ये पूरी दुनिया में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। आपको पता है डेमोक्रेसी चलाने के लिए यू नीड अ पावरफुल कॉमरेड इन हैंड, और वो यूजुअली इस्टेब्लिशमेंट होती है हर मुल्क की। आप अमेरिका की ले लो, CIA चलाती है, FBI चलाती है अंदर से। द क्वेश्चन इज हर जगह यही होता है। हम या कन्फ्रंटेशनिस्ट जब आप हो जाएंगे तो आपके जो विजन्स होते हैं, आपका जो फॉरवर्ड पॉलिसीज होती है आगे फ्यूचर्स, उस पर एक धब्बा लग जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि नहीं यार ये नेगेटिव्स हैं। हालांकि नून के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, इन्होंने काम भी किए हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हुए हैं, लेकिन यू हैव टू रन हैंड इन हैंड with the establishment in order to work, and that works everywhere in the world. So unfortunately ये जो एक बीच में खला आ गई है, I don't know what's going to happen, but मैं जो फील कर रहा हूँ कि आप इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, अगली जो गवर्नमेंट आती है वो PPP और PTI की एक कोलिशन बनती है, whereas I don't see in the current situation, in the current hotline कि यहाँ पीस ऑफ केक कहीं और जाएगा या नहीं जाएगा, बट ये डेवलपिंग स्टोरी। ब्रिगेड साहब, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो लेट रिजल्ट्स तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रिजल्ट्स आने थे 2 घंटे 3 घंटे में वो 7 घंटे तक डिले भी हुए हैं। तो ये मैकेनिज़्म तो इलेक्शन कमीशन के जिस तरह से वोटिंग होती है, जिस तरह से रिजल्ट्स मुरतब किए जाते हैं, इस पर तमाम पार्टियाँ सवालात उठाती हैं। बात यह है कि अगर जिस तरह से पीजे मीर साहब ने कहा है कि हमारा मसला ये है कि हमारे इलेक्शन कमीशन उस तरह से अप टू मार्क इंतखाबात क्यों नहीं करा सकता, तो इसके लिए इंतखाबी इस्लाहात लाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को मिनिमाइज़ करना है, असल इंतखाबी इस्लाहात वही हैं। तो आपकी क्या राय है इससे मुतल्लिक? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात यह है कि आई हैव सीन देम हाईली इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट। जो आपने सेनेट में इलेक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, बट दे रिमेन एडमेंट कि हमने इसको सीक्रेट करना है, हमने कोई ऐसा तरीका नहीं निकालना कि इसमें वो पैसा ना चल सके, ट्रांसपेरेंट हो, कुछ नहीं किया। दस्का की एग्जांपल थी, आपने क्या अरेंजमेंट किया? इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड पीसफुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। क्या आपने वहाँ पर कोई फोकल पर्सन डिटेल किया? क्या आपने वहाँ पर कोई करेक्शन फोर्स रखी? कैसे आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठा के लेकर, अगर आपका इल्ज़ाम है वो क्यों चले गए? उसके बाद आपने अपना इन हाउस क्या अरेंजमेंट किया? और आप उसके बाद कराची देखें, उसी तरह कराची में हो गया। दिस शोज वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है जिसको होना चाहिए। अब हमेशा इलेक्शन में कहते रैगिंग हुई, धांधली हुई, आपने वो अपने बोगस वोट डाले, हो गया। व्हाट इज आंसर? ठीक, द आंसर इज ऑब्वियसली क्या है कि आप ई वोटिंग करें, आप इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक मशीन करें, आप ब्रिगेड साहब बिल्कुल टाइम कम रह गया। मैं नासिर साहब से वन लाइनर लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं क्लोजिंग करनी है आपने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, नासिर साहब, डू यू सपोर्ट इट? क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की तरफ जाना चाहिए?
अमेरिका की कितनी स्टेट्स में है, कितने अमेरिका के कितने इलाकों में है? ऑनलाइन है मेरा ये, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सही मैं कह रहा हूँ अमेरिका में कितनी स्टेट्स में है ये, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जी बिल्कुल। कितनी भारत की कितनी स्टेट्स में है? पूरे पूरे मुल्क में नहीं है। नाकाम भी हुआ है, हैक भी हुआ है। और हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान ने 28 साल पहले पहली मशीन ली थी और 28 साल बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस ठीक किया है सिस्टम। ठीक, आप कह रहे हैं कि इसमें भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अप टू मार्क नहीं है, लेकिन हुकूमत इसकी तरफ जाना चाह रही है और इस पे हैवी इन्वेस्टमेंट भी दरकार है। हम नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।